नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज चंडू खाने में कुछ गंभीर बातें होंगी। जी हाँ, चंडू खाने में कभी कभार जो गंभीर बातें होती हैं उनकी गंभीरता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आज बात गालियों पर, गालीबाज लड़कियों पर, हमारी पूरी नई पीढ़ी पर, और इससे हमें कैसे निपटना चाहिए। क्या इसका जवाब प्रत्युत्तर, क्या इसका गाली है, या हमें कुछ और गहरे उतरने की जरूरत है, हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। गांधी को मैं राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर बहुत अधिक ग्लोरीफाई नहीं करता। वो एक सामान्य मानव है मेरे लिए। लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब उनसे एक माँ ने कहा कि अब उसके बेटे को किसी चीज के लिए समझाने के लिए, वैसे लेजेंड तो ये है कि चीनी के लिए, कि बहुत चीनी खाता है तो उसको कहो बापू की चीनी छोड़ दे। तो गांधी ने खुद पहले कहा कि ठीक है, तुम 3 दिन बाद आना, और 3 दिनों में उन्होंने चीनी खाना छोड़ दिया। मैंने इन 4 दिनों में 20 तारीख से लेकर आज जो 29 तारीख तक, ये जो बीते पूरे 10 दिन टर्मोइल के, हमारे सार्वजनिक जीवन के, हमारे देश के रहे हैं, इसमें मैंने बड़े करीब से देखा, तमाम चीजें देखी, तमाम पक्ष विपक्ष देखा, तमाम लोगों को देखा। और इसमें एक चीज मुझे ये समझ में आई कि अगर मैं गालीबाज कन्याओं की बात करना चाहता हूं तो पहले मुझे भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहिए। मेरी भाषा उग्र है थोड़ी सी, और कई बार लिखित में या वाचिक में मैं भी गाली दे देता हूं। हालांकि इन लोगों ने जो जो किए हैं उनके हिसाब से वो गाली नहीं है। जैसे कांग्रेस त्रिपुरा ने जब सभी हिंदुओं को चौ शब्द से इस्तेमाल होने वाली गाली दी, तो मैंने भी उसका पूरा इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैं संस्कृत के कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हूं। शठ, पामर, लुच्चा मैं कहता हूं, लफंगा कहता हूं। लेकिन अगर मैं इन सभी मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, आज से जो पत्रकारीय चोला हमेशा मैं ओढ़े रहता हूं, लेकिन उसको बीच में कभी कभार जब मैं गुस्से में होता हूं, उसको उतार कर अगर मेरी भाषा थोड़ी विकृत होती है या अपशब्दों की तरफ जाती है, तो मैं आप सभी से कहता हूं कि आज से वह नहीं होगा, इस वक्त से नहीं होगा। वो शठ, पामर, नीच, पतित, ये सब भी नहीं होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति पर बात करने से अधिक जरूरी है कि प्रवृत्ति पर बात करें। ठीक उसी तरह जैसे कल जब संसद में प्रियंका गांधी बोल रही थी, तो मुझे हंसी और दया दोनों आ रही थी। एक ऐसी महिला जिसने अपनी डिग्री तक पूरी न की हो, वह प्रोफेसर कोटि पर हंस रही थी, तंज कस रही थी और कह रही थी कि वो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं। मैं प्रोफेसर कामकोटि की उपलब्धियों का बखान नहीं करूंगा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या कर लिया है, कि वो आईआईटी मद्रास में उन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि प्रोफेसर कामकोटि ने जितना काम कर दिया है इस देश के लिए, अगर उसका 1,00,000% भी मिसेज वाड्रा अपने फील्ड में ही कर देती, राजनीति में ही कर देती, तो इस देश का कल्याण हो जाता। हर एक व्यक्ति अपना ही काम करता रहता है, लेकिन हवा ही ऐसी चल पड़ी है। हवा ऐसी चल पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे रहा है कि आप सभी नाबालिगों को छोड़ेंगे। भले ही उन नाबालिगों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं, भले ही उन नाबालिगों ने सरकारी दफ्तर फूंक दिए हैं, भले ही उन नाबालिगों ने 91 सरकारी अधिकारी, जिसमें बीडीओ से लेकर सीओ तक, सिवान, गोपालगंज और छपरा में घायल हुए हैं। और ऐसे वैसे घायल नहीं हुए हैं। किसी ने ईंट, किसी ने वो लोहे का जो बटखरा होता है, अब तो खैर हर एक जगह वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो तराजू पर वो बटखरा होता है उससे मार दिया बीडीओ साहब को। किसी ने पत्थर मार दिया है, कहीं कोई आईसीयू में भर्ती है। और ये सब दिखावे की बातें नहीं होती हैं। वो अधिकारी आपके लिए, हमारे लिए खड़े होते हैं, लेकिन अब सभी को छोड़ना होगा। इसके बावजूद हिमाकत देखिए कि सीजेपी का सौरभ दास ये कह रहा है कि
हम सुप्रीम कोर्ट की उस बात को भी नहीं मानेंगे। कपिल सिब्बल जो एक मुकदमे में खड़े होने के लिए, भले ही उनकी तारीख हो या ना हो, 15 लाख से 20 लाख लेते हैं, वह 1 करोड़ का लीगल फंड स्थापित कर चुके हैं और वो पैसा दे रहे हैं। वो पैसा कहां से देंगे? जाहिर तौर पर कपिल सिब्बल अपनी जेब से नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं से फंडिंग करवाएंगे। एक दुबई से 25 लोगों को फ्लाइट के टिकट देकर, यहां रहने खाने का पैसा देकर भेजने का कारनामा आप सभी ने देख ही लिया होगा, जबकि वो व्यक्ति असल में बैंकरप्ट है, दिवालिया है। कहां से ये पैसे आ रहे हैं? सरकार इन सब की जांच करेगी और कर रही होगी, क्योंकि सरकार पर हमें और आपको भरोसा रखना चाहिए। आखिर इस 12 वर्षों में देश भी बदला है, दुनिया भी बदली है। अब जरा आइए गालीबाजों पर बात करते हैं। इस गालीबाजी की परंपरा के लिए ये सरकार भी कम दोषी नहीं है और हम लोग भी कम दोषी नहीं है। एक समाज के तौर पर हमें सोचना चाहिए। आखिर गैंग्स ऑफ वसेपुर देखकर हमने ही तो तालियां बजाई थी, हमने ही सीटी, हमने उसको बहुत कूल माना था। ये जो वहां से पतन शुरू हुआ सिनेमाई कि सब कुछ दिखाओ, जो भी है, हम समाज की गंदगी को परोस रहे हैं। ठीक है, समाज की गंदगी को आप परोस रहे हैं। आप देखिए ना कैसे समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को वह हिम्मत है कि वो एक भरे पूरे बाजार के सामने, जी हां, बाजार के सामने कैमरे पर उस तरह की घटिया बात कर सकते हैं। कैसे बॉर्न रिबेल किड को ये हिम्मत मिलती है, वह मां के जननांगों को लेकर उतनी घटिया बात कहे। अगर आप अंग्रेजी में कह देते हैं तो वो कूल नहीं हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप अगर कॉकरोच जनता पार्टी कर रहे हैं या कॉकरोच कह रहे हैं तो कोई ऑफेंड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप तिलचट्टा कह दे रहे हैं तो बहुत ऑफेंड हो जा रहे हैं लोग। उसी तरह आप एफ वर्ड की गालियां देते हैं तो लोग ऑफेंड नहीं होते हैं, लेकिन आप चौ शब्द से शुरू होने वाली गालियां दें, भदेश गालियां दें, हिंदी की गालियां दें, तो तमाम कहर टूट पड़ता है। इसमें हमारे और बुद्धिजीवियों ने कम भूमिका नहीं निभाई। एक सबसे बड़ा चैनल है आज तक, सबसे तेज होने का दावा करता है, उसमें साहित्य की मंडी सजती है, साहित्य तक। उसके कर्ता धर्ता ने कहा कि गालियां आत्मविश्वास को दिखाती हैं और वो खुद अपना कर लेंगे। एक तथाकथित साहित्यकार हैं, बड़ी विदुषी, खुद को घोषित, स्वघोषित स्वयंभू विदुषी हैं, उन्होंने गालियों का समर्थन किया है। किस किस ने गालियों का समर्थन नहीं किया? सबसे बड़ी बात, व्हाट अबाउट री, कि आप तब कहां थे? अब ये कमाल की बात मुझे लगती है कि मोदी जी ने किसी के बारे में कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या विदेशी मूल को लेकर तंज कसा, और उसकी तुलना आप एक भीड़ के सामने ऑन कैमरा एक 16-17 साल की बच्ची जो मोदी जी की स्वर्गीय मां के अंग प्रत्यंगों का, मेलनी के साथ उनके आंतरिक व्यवहारों का अपनी कल्पनाशीलता से वर्णन करती है, उन दोनों को मिलाते हैं, तो आपको प्रणाम है, आपकी बुद्धि को नमस्कार है। लेकिन ये बीमारी आई कहां से? जब सिनेमा से सीपिन करते हुए ये बीमारी आई और दूसरी तरफ से ओटीटी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो ओटीटी में तो सब कुछ है। हमने बड़े प्यार से देखा ड्रैगन की कहानी, उसमें कौन कौन से सीन नहीं है, उसमें कैसे कैसे दृश्य नहीं है, और वो आपके घर में खुला हुआ है। आपके बच्चे कब क्या देख रहे हैं, और हमारे संयुक्त परिवार बिखर चुके हैं, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे कहीं भी हो, हम सभी बिखरे हुए परिवारों के सदस्य हैं। और बच्चे के माँ बाप कमाने में लगे हैं, बच्चे नौकरों चाकरों के सहारे हैं या फिर क्रेसेज में। इस माहौल में वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मान लीजिए 2000 नहीं, ये तो जेन जी जिसे कहा जा रहा है, वो 2010 के आसपास वाली जनरेशन जो है,
ये आपको क्या लगता है कि ये सीख नहीं रही है? आप घर में अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स उसके रोकते हैं तो वो बाहर जा रहा है या जा रही है। उस सामने आपने एक ऐसा विराट गालियों का खजाना खोज दिया है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मैं 4 साल के बच्चे को देख रहा हूं, 3 साल के बच्चे को, वो ऐसी भद्दी गाली बोल जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आपने अपने घर में आखिरी बार अपने बच्चों के साथ कब बातचीत की थी? आपके भतीजी भतीजियां हैं, उनके साथ आप कब बैठते हैं? उनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है, आपकी दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है। जबकि हमारे समय में, हमारे संयुक्त परिवारों में हम कभी अकेले नहीं रह पाते थे, और इस अकेलेपन ने भी कहीं ना कहीं इस बीमारी को फैलाया है। दूसरी बात कि हम एक सांस्कृतिक युद्ध में हैं। भाजपा और संघ के उभार को आप केवल अगर राजनीति की तरह देखते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम एक युद्ध में हैं। हम अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स के साथ सनातनी जो धार्मिक विचार है उसके सतत युद्ध में, वहां आप पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है। और इसीलिए व्हाट अबाउट री वो तब कहां थे? पहले तो इसको वॉश आउट करने की कोशिश की गई। अब आप देखिए संसद में क्या हो रहा है कि बच्चों पर हमला हुआ। कौन है वो बच्चे? वो बच्चों पर हमला नहीं हुआ है, वो उन गुंडा तत्वों पर हमला हुआ है जिन्होंने बच्चों की आड़ में हमला किया है इस देश के संस्थानों पर, इस देश की पूरी जो एक आत्मा है उस पर, और इससे हम हिल गए। और ये वोक आक्रमण हुआ है, और इसको आपकी राजनीति भी सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है? इस लड़की का चेहरा जरा याद कीजिए। ये मेहर कौर है, कारगिल में इसके पिता ने बलिदान दिया, लेकिन इसने सुर्खियां तब बटोरी जब इसने कहा कि पाकिस्तान डू नॉट किल माय डैड, वॉर किल्ड। और ये ऐसा कह सकती है क्योंकि इस देश ने, बलिदान की कोई कीमत नहीं होती है, बात कड़वी लग सकती है, लेकिन इस देश ने इसके पिता के बलिदान के बदले एक पेट्रोल पंप से लेके सरकारी नौकरी से लेके तमाम चीजें। तो इस पीढ़ी की ये जो प्रतिनिधि है, इसके पास ये सोचने का समय नहीं है, वो संघर्ष नहीं है जो हमने और आपने किया है कि एक गैस सिलेंडर लेने के लिए हम लोग 8-8 घंटे लाइन में लगते थे। एक राशन और जो तमाम तरह के प्रतिबंध थे उसको लेने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। ये इस पीढ़ी के पास नहीं है, ये तमाम चीजें इस पीढ़ी के पास हैं ही नहीं, ये उस दौर में पहुंचे ही नहीं है। इसलिए इनके पास रिबेल होने का मतलब है कि 4 गालियां। फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं आप देखिए। उसमें सबसे ज्यादा गालियां जो लड़की बक रही है वो पूरा, कम से कम उसने 2.5 किलो मेकअप, जितना उसका मेकअप दिख रहा है, मैं चूंकि इस फील्ड से रहा हूं तो मुझे लगता है कम से कम उसने 2-2.5 हजार का तो मेकअप का सामान लगा हुआ है, क्योंकि उसका जो पफ है, उसकी जो लिपस्टिक है, उसका जो ग्लॉस है, उसने आंखों पर जो मस्कारा लगाया हुआ है, तमाम चीजें बताती हैं कि वह खाने पीने की चिंता से मुक्त है। ये एक बड़ी समस्या। दूसरा, अकेलापन समस्या है। इसलिए गालीबाज लड़कियों को आप गाली देकर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल और लोग होंगे, कल और बेटियां होंगी। हम किस समाज के थे कि बेटियां साझा होती हैं, और हम कहां पहुंच गए हैं? हम उन्हें सिंगल आउट कर रहे हैं, लेकिन हम उन पेरेंट्स को नहीं कह रहे हैं, हम उन अभिभावकों को नहीं कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को आपने कहां खो दिया। आपको लगता है कि वो बेटियां घर नहीं पहुंची होंगी? एक आध को घर से निकाला है जो रो रही हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बहुतेरे बाप लेकर आए होंगे, क्योंकि आप इंस्टा देखिए, उस पर जिस तरह से बच्चियां नाच रही हैं वो कौन बना रहा है? अब ये गुरमोहर कौर, मैं फिर से वहां आ रहा हूं, अब ये कांग्रेस की प्रवक्ता बनेंगी, ये जेन जी को जोड़ेंगी।
अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने पिता के बलिदान तक को वॉश आउट कर चुका है, वह आपको राजनीति के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। तो ये तथाकथित आंदोलन, वैसे तो यह अराजकता का नग्न प्रदर्शन था, ये तथाकथित आंदोलन सनातन समाज की आंखें खोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये आपके और हमारी बात नहीं है, अब ये पूरे समाज की है और ये पूरे देश की बात है। क्योंकि जिस तरह का भद्दापन, जिस तरह की नग्नता, जिस तरह की अराजकता, और देखिए लोग इसको सपोर्ट करेंगे, व्हाट अबाउटरी से गालियों का। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जटल्ली के समय से शुरू किया, औरंगजेब के समय से, वो चिरकिन हैं, जटल्ली हैं, आप अगर गूगल करेंगे पता चल जाएगा। एक लंबा चौड़ा उन्होंने लेख लिखा। कई लोग बताने लगे कि गालियां तो हमारे समाज में हैं ही, आप हमारे समाज में जाइए, यूपी बिहार में जाइए, कैसे बात करते हैं। ये सब आएगा क्योंकि आप युद्धरत हैं, आपकी सभ्यता युद्धरत है और आप हमेशा संस्कृति के युद्ध में हैं। इस बात को आप भूल रहे हैं। इसलिए आपके तिलक पर उपहास हुआ, आपकी शिखा पर हुआ। आज की तारीख में आप याद कीजिए कि बहुत कम लोग हैं जो इन प्रतीकों के साथ हैं। 1970-80 तक ये चीजें नहीं थी। आज भी ब्राह्मणवाद को लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन दो बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, पिछले 40 वर्षों से अगर कहें, 1989 से, तो केवल और केवल सामाजिक न्याय वालों की सरकार है। इन सभी पर आपको सोचना चाहिए। और रहा गालीबाज लड़कियों का जवाब, तो एक बच्ची ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, एक युवती ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैं कुछ सेकंड्स उसके वीडियो को दिखाना जी के लिए। आदरणीय मोदी जी, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बुरा भला बोला है ना, यहां तकलीफ हुई, ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं, आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं। आपको हम अपने पापा ही देखते हैं, ये एक बड़ी बात है कहने की। और यही संस्कार आपको देने होंगे कि गाली सुनकर आपकी बच्ची भी इतना ही विचलित हो जाए। इस विषय पर और भी विस्तार से वीडियोस करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय सिया राम।